नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास। स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पॉलिटी पाठशाला पर। आज हम 11th क्लास की पॉलिटी के लेसन 2 को आगे कंटिन्यू करेंगे। ये इस लेसन का पार्ट 5 है। ठीक है। और जो ऑलरेडी इसके 4 पार्ट्स हैं वो चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज हमें किन टॉपिक्स को डिस्कस करना है। सो गाइज, हमने अपने पार्ट 4 में स्टार्ट किया था फंडामेंटल राइट्स, यानी कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनके बारे में हमने पढ़ना शुरू किया था कि हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं और कौन कौन से हैं। तो हम ऑलरेडी अपने 3 फंडामेंटल राइट्स यानी कि राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, एंड द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये जो 3 फंडामेंटल राइट्स थे ये हम अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ये इस लेसन का पार्ट 5 है। यहाँ पे हमें डिस्कशन करना है सिर्फ इन 3 फंडामेंटल राइट्स को, जो कि हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 32। और इसके साथ हम बात करेंगे एक और अलग टॉपिक के बारे में, जो कि है आपका निवारक नजरबंदी या फिर निवारक हिरासत, जिसे इंग्लिश में आप कहेंगे प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो आइए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ, जो कि है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। सबसे पहली बात ये आती है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब क्या है। जैसा कि आपको पढ़ के ही पता चल रहा है कि भारत में रहने वाले सभी लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता होगी, यानी वो किसी भी रिलीजन को ज्वाइन कर सकते हैं, किसी भी रिलीजन का प्रचार प्रसार यानी कि उसको प्रमोट कर सकते हैं और किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, और अपने धर्म को बिना किसी दूसरे धर्म को नुकसान पहुंचाए उसको उसकी मार्केटिंग भी कर सकते हैं, यानी कि लोगों को अपने धर्म में आने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, उनको एक तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ये उनका फंडामेंटल राइट है, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 25 टू 28 से उनको मिलता है। इंडिया के अंदर हम देखते हैं कि भाई मल्टीपल रिलीजन्स हैं, और मल्टीपल रिलीजन होने की वजह से ये अधिकार देना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये अधिकार सारे रिलीजन्स के बीच में तालमेल भी बनाता है, यानी कि एक कोऑर्डिनेशन भी इस्टेब्लिश करता है, और उसके साथ साथ किसी भी रिलीजन को जो है कि उसके रिलीजन को फॉलो करने से रोकता नहीं है। सबकी अपनी आस्था होती है, सबकी अपनी डिग्निटी होती है, सबके अपने कुछ मोरल वैल्यूज होते हैं। तो वो सारी चीज़ें एक इंडिविजुअल फॉलो कर सकता है अपने रिलीजन को फॉलो करते हुए। यही रीजन है कि ये फंडामेंटल राइट जो ये राइट जो है फंडामेंटल राइट बनाया गया और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया। इसके साथ साथ गवर्नमेंट को, यानी कि राज्य को, जिसे सरकार भी कहते हैं, उनको इन मामलों से, धार्मिक मामलों से दूर रहने को कहा गया है। यानी कि सरकार जो है वो धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेगा, अपना कोई एक तरीके से इंटरवेन नहीं करेगा। लेकिन हाँ, जरूरत पड़ने पर स्टेट यानी कि सरकार धर्म में और धर्म रिलेटेड एक्टिविटीज में, रिलीजन रिलेटेड एक्टिविटीज में हस्तक्षेप कर सकता है, इंटरवेन कर सकता है, जब उसे लगे कि उसके बीच में पढ़ने का सही समय है या फिर उसका पढ़ना जरूरी है बीच में। अगर गवर्नमेंट बीच में इंटरवेन नहीं करेगी या नहीं करेगा तो बात बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएगी। कोई पर्टिकुलर मुद्दा जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वार्म हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा मुद्दा बन जाएगा। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो गवर्नमेंट हस्तक्षेप कर सकती है रिलीजन रिलेटेड एक्टिविटीज़ में या फिर धर्म संबंधित किसी भी अफेयर में। यहाँ पे हम देखते हैं हमारे सारे आर्टिकल्स कि आर्टिकल 25 टू 28 में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो अगर हम आर्टिकल 25 की बात करें तो ये अंतरात्मा की स्वतंत्रता की बात करता है। ठीक है। अंतरात्मा की स्वतंत्रता और उसके साथ साथ धर्म के स्वतंत्र पेशे, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता, यानी कि रिलीजन रिलेटेड कोई भी फ्री फाइनेंशियल एक्टिविटी, उसकी एक्सरसाइज और उसका प्रमोशन। आर्टिकल 25 के तहत क्या होता है कि हर एक इंडिविजुअल जो देश में रह रहा है, जो देश का नागरिक है, उसको किसी भी रिलीजन में बिलीव करने की आज़ादी है, और पब्लिकली सिस्टमेटिक तरीके से और मोरालिटी को फॉलो करते हुए, यानी नैतिकता को फॉलो करते हुए, एक इंडिविजुअल किसी भी रिलीजन का प्रचार प्रसार कर सकता है स्वतंत्र रूप से, फ्री होके। आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्रिश्चियन जो हैं वो आपको पब्लिकली क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करते हुए दिखेंगे,
और बहुत सारे हिंदूज भी हैं। आपने देखा होगा जो इस्कॉन टेम्पल है वो हिंदू रिलीजन को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है। और इसके साथ कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं इंडिया के अंदर जो इस्लाम को भी प्रमोट करते हैं। तो अलग अलग रिलीजन्स को प्रमोट करने की आज़ादी है उनके पास, ठीक है। और वो किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं और अपने रिलीजन के फायदे बता करके वो सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि आप हमारे रिलीजन में ज्वाइन होजिए, यानी कि आप हमारा रिलीजन अपनाइए, अपना रिलीजन छोड़ दीजिए। ये सब कुछ इंडिया में किया जा सकता है, लेकिन नैतिकता यानी मोरालिटी को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसा नहीं करना है जिससे कि दूसरे रिलीजन को ठेस पहुंचे, दूसरे रिलीजन को फॉलो करने वाले लोगों को बुरा लगे, उनकी डिग्निटी को ठेस पहुंचे। ऐसी एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए। इसके साथ है आपका आर्टिकल 26 जो कि बात करता है धार्मिक मामलों के प्रबंधन की, यानी कि अ, ये भी एक इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट है कि वो देश के अंदर किसी भी रिलीजन के लिए एक इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर सकता है, एक संस्था बना सकता है, और उस संस्था का रख रखाव प्रबंधन यानी कि जो सारा मैनेजमेंट है वो खुद कर सकता है। उसमें उसे किसी को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ है आर्टिकल 27 जो कि है फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेस, कर से मुक्ति। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने देखा होगा हिस्ट्री में जब अ, मुगल टाइम पीरियड में और उससे पहले भी कुछ दूसरे शासक जो कि हिंदू भी थे, उस टाइम पीरियड में क्या होता था कि जिस भी रिलीजन का राजा है या जिस भी रिलीजन का रूलर है, जनता तो उस रिलीजन की नहीं है, सारी जनता तो सेम पर्टिकुलर रिलीजन की नहीं है। ऐसे में क्या होता था कि राजा महाराजा क्या करते थे, वो अपनी सभी जनता से, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, उनसे एक तरह का टैक्स लेते थे। ठीक है, वो टैक्स होता था रिलीजियस टैक्स, धार्मिक कर। उस कर का या टैक्स का क्या पर्पस होता था कि धर्म संबंधित दूसरे जो भी काम काज होते हैं जो गवर्नमेंट को करने होते हैं, या फिर लोगों के लिए ऐसे काम काज जो उनके रिलीजन से रिलेट करते हैं, उन सारे कामों के लिए उस टैक्स का यूज किया जाता था। ठीक है। लेकिन जब देश आजाद हो गया, तो आजादी के बाद जब उनको फंडामेंटल राइट्स मिले और उनका ये जो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, इस अधिकार के तहत गवर्नमेंट ने यानी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हर एक इंडिविजुअल को फ्रीडम फ्रॉम टैक्स का राइट दिया। यानी कि अब सरकार, राज्य किसी भी तरह का कोई ऐसा टैक्स नहीं लेगी जिसपे कि वो ये कहे कि ये टैक्स आपके रिलीजन के प्रचार प्रसार के लिए यानी कि प्रमोशन के लिए, या फिर आपके रिलीजन को एक तरीके से मेंटेनेंस के लिए आपको ये टैक्स देना है। ऐसा कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा जो कि रिलीजन के नाम पे हो, और गवर्नमेंट द्वारा तो बिल्कुल नहीं लिया जाएगा। तो ये भी उनका एक अधिकार हो चुका है जो कि पहले नहीं था। इसके साथ ही आर्टिकल 28, तो जो आर्टिकल 28 है वो बात करता है शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा के संबंध में स्वतंत्रता। धार्मिक शिक्षा में स्वतंत्रता, बेसिकली फ्रीडम इन रिलीजियस एजुकेशन। जो गवर्नमेंट है, जो राज्य है, वो पूरी तरह से जो है कि आप देखेंगे एक ऐसी संस्था है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो सभी लोगों के लिए है, सभी लोगों के टैक्स से चल रहा है। तो गवर्नमेंट जो है वो कभी भी कुछ ऐसा नहीं करेगा, कोई ऐसा काम नहीं करेगा शिक्षण संस्थाओं में यानी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, जिससे कि ये लगे कि वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए काम कर रहा है। ठीक है। और गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाने वाले जितने भी एजुकेशन सेंटर्स हैं यानी कि इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल कॉलेज एंड ऑल, वहाँ पर सभी रिलीजन के लोगों को इक्वल राइट होगा पार्टिसिपेशन का। सभी धर्म के लोग समानता के साथ, धार्मिक स्वतंत्रता के साथ वहाँ पे पढ़ सकेंगे, वहाँ पे दाखिला ले सकेंगे, एडमिशन ले सकेंगे। वहाँ पे किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा। इसके साथ ही जो गवर्नमेंट द्वारा चलाए जाने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं किया जाएगा। यानी कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, चाहे कि वो कोई सरकारी दफ्तर ही क्यों ना हो, या फिर कोई सरकारी विद्यालय हो गया आपका, या फिर कोई कॉलेज हो गया, ऐसी जगहों पे किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं किया जाएगा, किसी भी एक रिलीजन को फॉलो नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो ऐसी जगह है जहाँ पर
मल्टीपल रिलीजन को फॉलो करने वाले और उनमें बिलीव करने वाले लोग आते हैं, तो अगर वो जगह किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करेगी तो हो सकता है कि बाकी के रिलीजन्स जो वहाँ पे हैं या रिलीजन्स को फॉलो करने वाले जो लोग वहाँ पे हैं उनको ठेस पहुंचे, उनको किसी तरह से बुरा लगे। और इससे ये भी हो जाएगा कि अगर वो जगह सरकारी है और सब वो जगह किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो कर रही है, प्रमोट कर रही है, तो इट मीन्स कि गवर्नमेंट उस रिलीजन को फॉलो कर रही है। और एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ये चीज सही नहीं है। गवर्नमेंट किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट या फॉलो नहीं कर सकती, क्योंकि उसे सभी रिलीजन्स को बराबर तवज्जो देनी है, बराबर वैल्यू के साथ उनको जो है कि रिस्पेक्ट देनी है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला राइट, जो कि है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो कि आर्टिकल 29 एंड 30 के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये अधिकार क्या है, हम देखते हैं कि भाई इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी है। इंडिया के अंदर आप ये देखते हैं कि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा अलग अलग धर्म, जाति और जनजातियां हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं, यानी कि जो माइनॉरिटीज हैं, उनके साथ लंबे समय से शोषण होता आया है, उनका एक्सप्लोटेशन होते आया है। अब जो माइनॉरिटीज हैं उनकी अपनी पर्टिकुलर रिलीजन है, उनकी अपनी पर्टिकुलर संस्कृति यानी कि कल्चर है। ठीक है, उनका अपना पर्टिकुलर लैंग्वेज है जो कि तमाम दूसरे लैंग्वेजेस से और दूसरे कल्चर से अलग है। अब ये वो चीजें हैं जो बहुत कम मात्रा में आपको सोसाइटी में मिलेंगी, यानी कि क्योंकि वो पर्टिकुलर कम्युनिटी माइनॉरिटीज है, उनके नंबर्स कम है, वो संख्या में कम है हमारे समाज में, तो उनके कल्चर को मानने वाले, उनकी भाषा बोलने वाले, उनका ट्रेडिशन फॉलो करने वाले लोग भी कम है। अब ऐसे में क्या होगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन वो आएगा जब वो ट्रेडिशन, वो कल्चर, वो लैंग्वेज पूरी तरह खत्म हो जाएगी, जिस दिन वो कम्युनिटी खत्म होगी, क्योंकि वो नंबर्स में बहुत कम है। तो ऐसे में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी लोगों को ये राइट देता है कि वो अपनी अपनी संस्कृति को एक तरीके से प्रमोट कर सकते हैं, उसका कंजर्वेशन कर सकते हैं, उसको संरक्षण प्रदान कर सकते हैं, और उसको संरक्षण प्रदान करने के लिए वो गवर्नमेंट से हेल्प ले सकते हैं, और गवर्नमेंट उनकी हेल्प करती भी है। कैसे? फंडामेंटल राइट्स के थ्रू। अब आगे देखते हैं आर्टिकल 29, जो कि है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज। इस आर्टिकल में क्या है? इस आर्टिकल में बात होती है जो माइनॉरिटीज हैं उनके फेवर में होने वाली एक्टिविटीज की, कि उनके लिए क्या क्या चीजें की जाएंगी या क्या क्या चीजें की जा सकती हैं उनके कल्चर को बचाने के लिए, उनके ट्रेडिशन को सेव करने के लिए, यानी कि उनकी संस्कृति और उनकी परंपराओं को सुरक्षित रखने के लिए और संरक्षित रखने के लिए। अब अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण होगा कैसे, यानी कि जो माइनॉरिटीज है उनका प्रोटेक्शन कैसे किया जाएगा उनके इंटरेस्ट का? तो बेसिकली जो गवर्नमेंट है वो हर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को, जो किसी विशेष माइनॉरिटी ग्रुप से आते हैं, किसी स्पेशल माइनॉरिटी ग्रुप से आते हैं, या फिर किसी भी माइनॉरिटी ग्रुप से आते हैं, उनको उनकी लैंग्वेज, उनका कल्चर और उनके ट्रेडिशन को संरक्षित करने का अधिकार प्रदान करती है, यानी कि राइट देती है कि वो उसका संरक्षण कर सकते हैं, उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि वो इसको आगे तक ले जा सके, यानी कि आने वाले समय तक उसको पहुंचा सके भैया, कहीं उनकी आने वाली जो जनरेशन है उनको वो चीज विरासत में मिल सके। और देश की जो विविधता है, जो डाइवर्सिटी है, वो इन्हीं चीजों से बनी है, तो वो भी बनी रहे और उनका अपना पर्सनल इंटरेस्ट भी खत्म ना हो, उनका पर्सनल इंटरेस्ट भी खराब ना हो। जो आर्टिकल 29(1) है उसमें तो ये है। आर्टिकल 29(2) भी है, उसका सेमीकोलन 2 है, जिसके अंदर बात की गई है कि जो स्टेट है, यानी कि जो राज्य है, वो किसी भी पर्टिकुलर धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, तो वो एक्सप्लोटेशन सोसाइटी में रोकता ही है, कि धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा और जाति के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं होगा। साथ ही साथ आर्टिकल 29(2) में लिखा गया है कि जो स्टेट है, जो राज्य है, वो माइनॉरिटीज ग्रुप को भी भेदभाव से रोकेगा, सिर्फ धर्म या जाति के आधार पर नहीं, बल्कि ट्रेडिशन, कल्चर और लैंग्वेज के बेस पर भी वो डिस्क्रिमिनेशन को रोकेगा। यानी कि कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन, कोई भी ऐसी संस्था, कोई ऐसी सरकारी ऑफिस या फिर सरकारी इंस्टीट्यूशन, कॉलेज या स्कूल, वहां पर धर्म और जाति के साथ के आधार पर तो भेदभाव नहीं होगा, लेकिन साथ ही साथ ये भी तय किया जाएगा, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा, इंश्योर किया जाएगा कि पर्टिकुलर माइनॉरिटी ग्रुप का लैंग्वेज, कल्चर के बेस पर भी कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। द नेक्स्ट वन इज आर्टिकल 30, जो कि है
शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार। राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कोई भी माइनॉरिटी ग्रुप या कोई भी एक इंडिविजुअल जो किसी माइनॉरिटी ग्रुप से आता है, वो एक ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को चला सकता है, एडमिनिस्ट्रेट कर सकता है, इस्टेब्लिश कर सकता है, जहां पर वो अपने पर्टिकुलर रिलीजन से रिलेटेड एजुकेशन दे, अपने धर्म से संबंधित पढ़ाए, अपने परंपरा, अपनी संस्कृति से संबंधित चीजों को पढ़ाए, अपनी संस्कृति के लोगों को। जो बौद्ध धर्म के मठ होते हैं, वो इसका एक एग्जाम्पल हो सकते हैं। जो इस्लाम के अंदर मदरसे होते हैं, वो इसका एक एग्जाम्पल है। और इसके साथ साथ गुरुकुल्स आज तो खैर बहुत ज्यादा हमें देखने को नहीं मिलते, बट वो भी हिंदू धर्म के अंदर हुआ करते थे, तो वो भी इसका एक एग्जाम्पल हो सकते हैं। कि इसके साथ साथ जो दूसरे माइनॉरिटीज ग्रुप्स हैं, आपने देखा होगा कि जो क्रिश्चियंस होते हैं उनके अपने कॉन्वेंट स्कूल्स होते हैं, तो वो भी इसका एक एग्जाम्पल हो सकते हैं। यानी कि उनको अपने रिलीजन को, अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को, अपने लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए और अपने जनरेशन को, अपने आने वाले लोगों को तक पहुंचाने के लिए वो ऐसे स्कूल्स, कॉलेजेस शुरू कर सकते हैं। और गवर्नमेंट भी इनको सपोर्ट करेगा, गवर्नमेंट भी इनके साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। कि किसी अलग माइनॉरिटी ग्रुप ने अगर ओपन कर दिया ऐसा कुछ, तो गवर्नमेंट उसको ये कह के मना नहीं कर सकता, या फिर उसको किसी तरीके से डिनाई नहीं कर सकता हेल्प करने के लिए। अगर वो गवर्नमेंट से हेल्प मांगेंगे तो गवर्नमेंट को सबको हेल्प करनी पड़ेगी, चाहे वो किसी भी माइनॉरिटी ग्रुप के हों, किसी भी रिलीजन के हों, किसी भी कल्चर के हों। एंड देन लास्ट राइट इज आर्टिकल 32। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज और आप देख रहे होंगे कि हमने पिछली स्लाइड में देखा आर्टिकल 28, सॉरी 29 टू 30, यानी आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। और जो अगला राइट है, यानी हमारा सिक्स्थ फंडामेंटल राइट, वो है आर्टिकल 32। बीच में एक और आर्टिकल है आर्टिकल 31, जो कि यहाँ से गायब है। उसके गायब होने का पीछे का रीजन ये है कि वो हमारा सेवेंथ फंडामेंटल राइट था, जो कि था संपत्ति का अधिकार। ठीक है, वो उसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे, तो अभी उसको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि बीच में एक नंबर मिस है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। इसका मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन हमें बहुत सारे अधिकार देता है, और हमने पीछे डिस्कस किया कि कॉन्स्टिट्यूशन अधिकारों का संरक्षण भी करता है, और ये भी इंश्योर करता है कि वो सही तरीके से सोसाइटी के अंदर लागू हों, इम्प्लीमेंट हो, और ज़रूरत पड़ने पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उन राइट्स को प्रोटेक्ट भी करता है। अब जिन लोगों को वो राइट्स दिए गए हैं, यानी कि देश की आम जनता, उन लोगों के पास अगर वो अधिकार हैं और किसी कारण से, किसी रीजन से उन अधिकारों का हनन हो रहा है, वायलेशन हो रहा है, तो उनको उसका सॉल्यूशन भी मिलना चाहिए। ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन का ही काम है कि वो फंडामेंटल राइट को जो है कि प्रोटेक्ट करे, लोगों तक सही से पहुंचने दे, उसको सही से इम्प्लीमेंट होने दे। उसके लिए ये अधिकार बनाया गया आर्टिकल 32, जो कि सभी के पास है। अब सवाल आता है कि ये आर्टिकल है क्या? तो इस आर्टिकल के तहत आपको जो राइट्स मिलते हैं, सबसे पहले अगर हम देखें तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32, ये राइट आपको क्या पावर देता है? इस अधिकार के तहत एक इंडिविजुअल जो देश का नागरिक है, अगर उसके फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, अगर उसके फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट होते हैं, तो उस मामले में वो सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है कंप्लेंट के लिए। और सारे केसेस में तो पूरा एक न्यायपालिका का स्ट्रक्चर है जो फॉलो करना पड़ता है। अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है और अगर आप पुलिस में कंप्लेंट करते हैं, तो उसके लिए पूरा एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। कि आप पहले कंप्लेंट रजिस्टर होगी, फिर आप मैजिस्ट्रेट के सामने पेश होंगे, फिर उसके बाद आप जो है कि जिला अदालत में जाएंगे, फिर स्टेट कोर्ट, फिर कहीं जाकर के सुप्रीम कोर्ट, वो भी तब जब आपको सही फैसले ना मिले, अगर आप संतुष्ट ना हो उन फैसलों से। बट फंडामेंटल राइट वाले केस में क्या रहता है कि अगर आपके किसी भी फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन होता है, तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, या फिर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। आप सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। और ये जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 32, ये कोर्ट को भी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, मेनली सुप्रीम कोर्ट को भी ये जो है कि राइट देता है कि वो लोगों के फंडामेंटल राइट्स को सही से इम्प्लीमेंट करवाने के लिए रीट जो है जारी कर सकता है।
और मौलिक अधिकार जो हैं जनता के, उनको सही तरीके से एनफोर्स करने का राइट कोर्ट को मिलता है, सुप्रीम कोर्ट को मिलता है, न्यायपालिका को मिलता है आर्टिकल 32 के ही तहत। तो आर्टिकल 32 बेसिकली क्या करता है? सबसे पहले तो वो ये करता है कि वो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल राइट्स एनफोर्स करने के लिए, डायरेक्ट करने के लिए, या फिर आप ये कह सकते हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए आदेश राइट देता है। और देश के सभी लोगों को राइट देता है कि अगर उनके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं कंप्लेंट के लिए। ये दो चीजें हैं आर्टिकल 32 में। अब सुप्रीम कोर्ट काम कैसे करेगा इस आर्टिकल के तहत? तो सुप्रीम कोर्ट इसके लिए रीट्स जारी करता है। रीट हिंदी में भी रीट ही रहेगा, लेकिन आप उसे आम भाषा में आदेश कह सकते हैं, यानी कि ऑर्डर। तो कोर्ट किसी भी तरह का ऑर्डर दे करके इन राइट्स को इम्प्लीमेंट करवाएगा। और अगर उसे दिखेगा कि किसी के राइट का कोई वायलेशन हो रहा है, तो भी वो ऑर्डर्स दे करके यानी कि रीट जारी करके उन वायलेशंस को रोकेगा या खत्म करेगा। अब ये जो रीट्स होते हैं, ये अलग अलग टाइप के होते हैं। 6 तरह के रीट्स होते हैं बेसिकली, जो कोर्ट ऑर्डर कर सकता है या जारी कर सकता है। सॉरी, 5 प्रकार के रीट्स होते हैं। ठीक है, आपकी बुक में 5 टाइप के ही हैं, तो आपको वही पढ़ने हैं। 5 प्रकार के रीट्स हैं जो कोर्ट जारी कर सकता है, और उसके थ्रू वो सोसाइटी के अंदर फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेशन को रोक सकता है और फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट करवा सकता है। जो पहला रीट है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि हेबियस कॉर्पस। ये वो रीट है जो न्यायालय को राइट देता है कि वो किसी इंडिविजुअल को जो गैरकानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया है, उसको बिना मुकदमा चलाए या बिना कार्रवाई किए सीधा बरी कर दे। यानी कि अगर कोर्ट के सामने अगर किसी इंडिविजुअल को पकड़ा जाता है, पुलिस किसी को अरेस्ट करती है और उसको ये कह करके अरेस्ट किया गया है कि आपने कोई पर्टिकुलर क्राइम किया है, लेकिन बाद में ये पता चलता है कि उसने कोई क्राइम नहीं किया है, या फिर आप उस अगर आप उसके नोन है और आपको पता है कि ये क्राइम नहीं हुआ है, तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं उसको उस पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर के। और उस केस में सुप्रीम कोर्ट सीधा उनको, उस इंडिविजुअल को जिसको गिरफ्तार किया गया है, बंदी बनाया गया है, उसको रिलीज करने का ऑर्डर दे सकता है। तो ऐसे में वो हेबस कॉर्पस रीट जारी करता है पुलिस के लिए। द नेक्स्ट वन इज आपका है परमादेश, यानी कि मैंडमस। जो परमादेश है, इसका मतलब क्या है? यह आदेश तब जारी किया जाता है जब कोर्ट को लगता है कि कोई पब्लिक जो ऑफिसर है, यानी कि कोई सरकारी पदाधिकारी, सार्वजनिक पदाधिकारी जिसे आप कहेंगे, उसने अपने लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज को सही से फॉलो नहीं किया। यानी कि कोई भी सरकारी अधिकारी जब कानून का पालन ना करे और अपनी संवैधानिक कर्तव्य यानी उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज हैं, उसको सही तरीके से फॉलो ना करे, उसको सही तरीके से एक्सरसाइज ना करे, तो ये रीट जारी किया जाता है उसके अगेंस्ट। अब वो अगेंस्ट यानी कि उसको रोकने के लिए, या फिर उसको उसके पद से हटाने के लिए, या फिर उसको वार्निंग देने के लिए ऐसे आदेश जारी किए जाते हैं, जिसको परमादेश कहते हैं। और इस परमादेश के जरिए बेसिकली यही, उसको या तो उसके पद से हटाने की बात की जाती है, या तो उसको उसका कर्तव्य याद दिलाया जाता है कोर्ट द्वारा कि भैया तुमने शपथ ली है, तुम इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, या फिर तुम्हारा ये काम है, तो तुम्हारा ये दायित्व है, तुम्हारी ये ड्यूटी है जिसको तुम फॉलो नहीं कर रहे, निभा नहीं रहे हो, तो आप उसको निभाइए। ये इस रीजन की वजह से, या फिर इस चीज के लिए परमादेश जारी किया जाता है कोर्ट के द्वारा। अब जैसे मान लो कोई एक इंडिविजुअल है, कोई एक सरकारी अधिकारी है, और आप वहां पे अपने किसी फंडामेंटल राइट का इस्तेमाल करते हुए उससे कुछ डिमांड कर रहे हैं। और वो सरकारी अधिकारी, सपोज आप किसी कॉलेज में ही गए और वो आपने वहां पे एडमिशन लेने की बात कर रहे हैं, और वहां पे देखा जाता है कि आपके रिलीजन को लेकर के वो कॉलेज मना कर रहा है कि वो आपको एडमिशन नहीं दे सकता, या आपकी जाति को लेकर के वो मना कर रहा है कि आपको एडमिशन नहीं दिया जा सकता। ऐसे में आप कोर्ट जा सकते हैं, और कोर्ट फिर मेंडमस जो है कि जारी करेगा, रिलीज करेगा परमादेश। और उस अधिकारी को, सरकारी कॉलेज के वो जो प्रिंसिपल साहब हैं या वीसी साहब हैं, उनको ये याद दिलाया जाएगा कि आप जो काम कर रहे हैं वो सही नहीं है, आप अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं, और आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। और हो सकता है कि कोई पनिशेबल एक्शन भी लिया जाए। नाउ द नेक्स्ट वन इज निषेध, यानी कि प्रोहिबिटेशन। इसका मतलब ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट
इसको रिलीज कर सकता है। यानी कि जो हमारा कोर्ट का सिस्टम है ना, न्यायालय का जो सिस्टम है, जिला न्यायालय, राज्य, फिर आता है आपका राज्य न्यायालय, फिर आता है आपका हमारा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। तो ये जो न्यायालय वाला पूरा सिस्टम है, स्टेट सॉरी हाई कोर्ट और आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट, तो ये ऐसे चलता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, देन उसके ऊपर हाई कोर्ट एंड देन उसके ऊपर सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट। तो जब कोई एक पर्टिकुलर कोर्ट, या तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी हो सकता है और वो हाई कोर्ट भी हो सकता है, जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट अपने राइट्स का यूज किए बिना या फिर अपने राइट्स का गलत इस्तेमाल करके ऐसे काम करते हैं जो उनके जुरिडिक्शन में नहीं है, यानी ऐसे मामलों पे सुनवाई कर देना जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, जो उनके जुरिडिक्शन में नहीं आता है, तो जब हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोई ऐसा काम करे जो उसके जुरिडिक्शन में नहीं आता है, तो उसको रोकने के लिए जो भी अपर कोर्ट है, यानी सुप्रीम कोर्ट, वो प्रोहिबिटेशन, निषेध जारी करता है। ये भी एक तरीके का रीट है, और वो उसको रुकने के लिए कहता है या फिर अपना फैसला वापस लेने के लिए कहता है। ठीक है। तो इस तरीके से अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ऐसा किया तो जिला कोर्ट, सॉरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अगर ऐसा किया तो जो हाई कोर्ट है वो ये रीट रिलीज कर सकता है, और अगर हाई कोर्ट ने ऐसा किया तो सुप्रीम कोर्ट रिलीज कर सकता है, और अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने किया है तो सीधा सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है, लेकिन ये हायरार्की फॉलो होती है। द नेक्स्ट वन इज अधिकार पृच्छा, यानी क्यूओ वारंटो। ठीक है। ये जो वर्ड है ये बेसिकली इंग्लिश का ही वर्ड है, बट ये दूसरी लैंग्वेज से ड्राइव होकर के आया है, तो इसलिए इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग है। अधिकार परीक्षा, इसका मतलब है जब कोई एक इंडिविजुअल गैर कानूनी तरीके से किसी सरकारी पद पर आ जाए, यानी कि सोसाइटी का कोई एक बंदा बिना लॉ को फॉलो करते हुए किसी सरकारी नौकरी का हिस्सा बन जाए, किसी सरकारी नौकरी को ज्वाइन कर ले, और बाद में पता चले कि भैया ये जो नौकरी है उसके लिए वो एलिजिबल नहीं है, या फिर उसने गैर कानूनी तरीके से वो नौकरी हासिल की है, तो उस केस में कोर्ट जो है वो कू वारंटो जारी करेगा, अधिकार परीक्षा जारी करेगा, और उसको उसके पद से हटाएगा। क्योंकि अगर कोई एक इंडिविजुअल ऐसा कर रहा है तो बाकी लोगों के तो फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं ना, क्योंकि हम सबको फ्रीली पार्टिसिपेट करने का राइट दिया गया है। ठीक है। और ये कहा गया है कि भैया सरकार द्वारा जितने भी जॉब्स वगैरह हैं उसके अंदर फ्री पार्टिसिपेशन होगा, सभी लोगों का इक्वल पार्टिसिपेशन होगा, और एक हेल्दी कंपटीशन होगा। उसके बाद देखा जाएगा कि कौन उस पद के लिए, उस कुर्सी के लिए लायक है, उसको वो नौकरी मिलेगी। लेकिन अगर कोई गैरकानूनी तरीके से इस प्रोसेस को फॉलो किए बिना, ब्राइब करके या फिर कुछ जुगाड़ पानी करके अगर किसी ऐसे पोस्ट पर बैठ जाता है, तो बाकियों के फंडामेंटल राइट्स का ये वॉयलेशन है। नाउ द फाइनल एंड द लास्ट रीट इज उत्प्रेषण, यानी कि सर्टियोररी। ये जो आपका रीट है ये कोर्ट तब जारी करता है जब उसे ऐसा लगता है कि जो निचली अदालत है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, उसने जो फैसला दिया है या उसने जो कार्य किया है वो सही नहीं है सोसाइटी के लिए, या फिर किसी तरह से उसके अंदर कोई लीगल कमी है। लॉ के नजरिए से देखा जाए तो उसके अंदर कुछ कमी अगर है, कॉन्स्टिट्यूशनल के नजरिए से देखने पर उसमें कोई कमी नजर आती है, जनता के लिए वो किसी तरह से उनके हित में नहीं है, इंटरेस्ट में नहीं है, तो ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट क्या करता है कि वो उन केसेस को या तो अपने पास मंगवा लेता है या तो ऊपरी अदालत को दे देता है। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई ऐसा फैसला ले दिया तो वो रीट जारी करके, यानी कि उत्प्रेषण रिलीज करके, जिला कोर्ट को ये कह देगा कि भैया आपका ये जो मामला है जिस पे आपने सुनवाई करी है, जिस पे आपने फैसला दिया है, वो सही नहीं है, आप उस केस को मूव कीजिए हाई कोर्ट के पास। तो हाई कोर्ट उसको ले सकता है अपने पास, और अगर हाई कोर्ट कुछ ऐसा करता है तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट वो केस अपने पास मंगवा सकता है। ये जो राइट है सुप्रीम कोर्ट के पास, उसके लिए वो रीट जारी करता है जिसे उत्प्रेषण रीट कहते हैं। तो इस तरह के ये 5 रीट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है फंडामेंटल राइट के वायलेशंस को रोकने के लिए और सही तरीके से फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए सोसाइटी में। सो गाइस, फिलहाल आज के लिए इतना ही। हमने फंडामेंटल राइट्स, अपने 6 के 6 फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने क्लासमेट्स के साथ। हमारे जो कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स या कॉन्सेप्ट्स बच गए हैं वो हम अपने आगे के पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। जैसे कि निवारक नज़रबंदी वाला जो टॉपिक हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, वो अभी हम यहाँ पे कवर नहीं कर रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो वो हम अपने अगले पार्ट में कवर कर लेंगे।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।